रही है बीच में, हमने तो आपके बीच में नहीं बोला था। अब हमने बोलना शुरू किया, अब हमने बोलना शुरू किया तो अब हाईकोर्ट की अधिवक्ता बीच में आ गई। अरे अब घबराहट की बात नहीं है, ये एक जमीनी हकीकत और बंगाल की जमीनी हकीकत आप लोग कभी समझ नहीं पाए, वरना लोगों को धोखा देने का, लोगों के साथ विश्वासघात करने का। क्या ये सही नहीं, क्या ये सही नहीं है? फिर आ गए, फिर आप चालू हो गए। क्या ये सही नहीं है कि मथुरा कम्युनिटी के साथ आपने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, उनके लाखों लोगों को आपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने दिया? क्या ये सही नहीं है कि हुमायूं कबीर के माध्यम से आप माइनॉरिटीज को दिग्भ्रमित करना चाहती हैं? क्या ये सही नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जी बंगाल में आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं? क्या ये सही नहीं है कि आपके हर जगह आपके लोकल, आपके पार्टी के 11 जिला कार्यालय को आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ डाला? एक एक करके प्रियंका जी, एक एक करके। लेकिन एक बात बताइए संजय जी, आप कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर के जरिए मुस्लिमों को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुसलमानों की ठेकेदारी आपके पास है? हुमायूं कबीर या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं? उनके नेता नहीं हो सकते? पास है वो ठेकेदारी, इनके पास है, हमारे पास ठेकेदारी नहीं है। हम तो सबकी सेवा करते हैं। इन्होंने सुपारी दी असदुद्दीन ओवैसी को और हुमायूं कबीर को हमें काटने के लिए, लेकिन बंगाल की जनता, बंगाल के 7 करोड़ मतदाता और बंगाल की 10 करोड़ जनता एक है इनके खिलाफ, इसलिए बंगाल में इनकी चलती नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये जो सफल नहीं हो पाते, उसके पीछे प्रमुख कारण है चैतन्य महाप्रभु और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर बंगाल की भूमि सिंचित है, और ये भूमि में सांप्रदायिकता के बीच कभी उग नहीं सकते, और इनको कभी याद नहीं आएगा कि बंगाल में कभी ये लोग सफल होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बंगाल की जनता इन्हें झांप लेती है। एक बात तो है ना संजय जी, एक बात तो है ना कि अगर आप लोग इतने निश्चिंत हैं कि बंगाल में ये ना 3 में है ना 13 में, आप लोग इतने निश्चिंत हैं कि मुस्लिमों की ठेकेदारी किसी के पास भी हो लेकिन मुसलमान तो आपके ही हैं, तो फिर ये दिल्ली की बात कहां से? कि निखिल जैन को एक बार स्क्रीन पर रखिए। निखिल जैन जी, अगर निश्चिंतता इतनी है, आत्मविश्वास इतना है कि बंगाल में कोई दूसरा घुस ही नहीं सकता, दूसरी पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती है, तो फिर ये दिल्ली कूच करने और दिल्ली को हिलाने की बात जो कर रही हैं, क्या ये बंगाल का डर दिखाई दे रहा है? जी, मुझे नहीं लगता है बंगाल का डर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये विपक्ष की मजबूती दर्शाता है कि किस तरीके से भाजपा की और प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि थी डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रकरण के बाद, एप्स्टीन फाइल्स, ईरान कॉन्फ्लिक्ट, रशिया से तेल खरीदना, फिर नहीं खरीदना, फिर खरीदना, ईरान से बंद करना, फिर खरीदना, महंगाई, एलपीजी क्राइसिस, इन सारे मुद्दों से जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की विश्वसनीयता पे चोट पहुंची है, ये उसका नतीजा है कि कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन इस बार ममता दीदी के साथ चुनाव लड़ रहा है पश्चिम बंगाल में। देखिए, स्टेट लेवल पे चुनाव एक अलग चीज है। ये जब इंडिया गठबंधन बना था तब भी ये साफ तौर से कहा गया था कि ये जो गठबंधन है वो नेशनल लेवल के लिए है, वो स्टेट लेवल के लिए नहीं है। आप कांग्रेस का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, आप कांग्रेस का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, भले आपके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक लगा हुआ है। बोलिए तो मैं चेंज करवा दूंगा, अभी नेता कांग्रेस करवा दूंगा। दिक्कत आपको होती है कि नेता कांग्रेस मत लिखिए, मैं बोलूंगा कांग्रेस की ही लाइन पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम अगर कांग्रेस की लाइन लेते हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस क्या टीएमसी या दीदी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? नहीं, ये तो हमें पता है कि कांग्रेस ना टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ रही है, ना सीपीआई के साथ केरला में चुनाव लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, संसद के लिए है, राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भारत सरकार को घेरने के लिए है। रही बात राज्यों की, तो राज्यों में एनडीए में भी आपको ऐसे किस्से मिलेंगे जहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी ने बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, अजीत पवार और शरद पवार ने साथ में पूछ रहा था कि क्या दिल्ली कूच की बात अगर दीदी कर रही हैं तो इसका मतलब क्या बंगाल की सत्ता उनकी हिलती हुई, सियासत हिलती हुई नजर आ रही है उनको? नहीं, दिल्ली जब वो ममता बनर्जी बोल रही है, मुझे नहीं लगता वो दिल्ली विधानसभा की बात कर रही है, वो दिल्ली की राष्ट्रीय संसद की बात कर रही है, राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रही है। तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप अपने राज्य में मजबूत हैं तभी तो आप देश की सत्ता के कुछ ख्वाब देख सकते हैं या अंदेशा लगा सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली, एक सेकंड प्रियंका, एक मिनट रुक जाइए, ऐसा भी तो नहीं होगा ना कि दिल्ली में दीदी आ जाएंगी बंगाल जीतने के बाद भी। 15 साल से दीदी सिर्फ दिल्ली इसलिए नहीं आई है क्योंकि 15 साल से बंगाल में है वो, इसीलिए बार बार चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे दूसरा कोई नेता हो, वो किसी भी नेता को इंडी गठबंधन का नेता मानती नहीं
खुद के अलावा? देखिए विद्या जी बीजेपी को हसीन सपने देखने का पूरा हक है। पिछली बार भी मुझे याद है 2021 में अमित शाह घर घर जाके बता रहे थे कि 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं, फिर बाद में 77 रह गई थी। इस बारी भी बीजेपी को सपने देखने का वो पूरा हक है। जहां तक रही बंगाल की बात या केरला की बात या तमिलनाडु की बात, इसमें मजबूत तौर से हम देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार आएगी। मुझे सिर्फ असम में लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस की एक टक्कर है। बाकी इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे आ जाएगी? इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे आएगी जब आप लोग चुनाव ही मिलकर नहीं लड़ रहे हैं, जब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, तो इंडी गठबंधन लेफ्ट अलग चुनाव वहां पर लड़ रही है। ऑन अ लाइटर नोट विद्या जी, ऑन अ लाइटर नोट, इस चुनाव में ऐसा ही है कि इंडिया गठबंधन की चित भी मेरी पट भी मेरी, कि अगर टीएमसी जीत जाए बंगाल में तब भी इंडिया गठबंधन के हिसाब से मतलब कांग्रेस जीत जाए तब भी, केरला में सीपीआई जीते, सुप्रिया सत्यम, जो बात कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खुलकर नहीं कह पा रहे होंगे, मजबूरी है क्योंकि बोल कैसे सकते हैं, दीदी से वहां लड़ते हुए दिखाई देना है, मतलब पर्दे के पीछे से ये लोग सब साथ में हैं। और भले ही ये असदुद्दीन ओवैसी को कोस ने, हुमायूं कबीर को कोस ने, लेकिन इनको पता है कि इस बार हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ने सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर दी है मुस्लिम वोट बैंक में, इसीलिए ये छटपटाहट भी दिखाई दे रही है शायद। सुप्रिया। बिल्कुल विद्या, देखिए मैं बताना चाहूंगी कि इनकी अकुलाहट, इनकी छटपटाहट और इनकी मजबूरी सब दिख रही है, क्योंकि ममता दीदी, क्योंकि मैंने पिछले इलेक्शन में भी देखा था, ममता दीदी जिस सोनार बांग्ला की बात करती थी, माँ मिट्टी और मानुस की बात करती थी, वो सब खतरे में है आज। अगर आप बंगाल की धरती पे आज जाएं तो आप देखेंगे कि क्या बंगाल बदहाल हो चुका है। और इस बदहाली का बस एक ही श्रेय जाता है कि ममता दीदी का जो तुष्टीकरण है और एक विशेष वर्ग के प्रति जो उनका प्यार है वो दिख रहा है हर जगह। आप पूरे बंगाल में आप कहीं भी चले जाइए, आपको शायद देश में कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे 5 स्टार के आगे झुग्गियां बसी हो। आप जाइए वहां पे और ओबराय के आगे आपको झुग्गियां मिलेंगी। वो झुग्गियों में कौन है रहने वाले लोग? वो उनका वोट बैंक है। वहां आप कहीं भी जाके कहीं भी झुग्गियां लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। वहां पे बकुलतला से लेके, क्योंकि मैं वहां ग्राउंड पे रही हूँ, मुझे पता है कि वहां क्या क्या होता है। और अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 70% लोग बाहर से आके, मतलब ये जो बंगाली और बांग्लादेशी के बीच में जो एक फाइन लाइन उसको खत्म कर दिया गया। संजय जी आप सुन लीजिए, मैंने बहुत आराम से सुना था आपकी सारी बातों के बताशे में सुन रही थी। जो चाशनी में घोल घोल के आप कह रहे थे ना, मुझे नहीं पता बंगाल को, नहीं आप सुनिए पहले, आपको सुनने की वो होनी चाहिए। आप बंगाल को आप देखिए ना क्या हालत है। सबसे ज्यादा भिखारी कहाँ है बंगाल में? सबसे ज्यादा। आप एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बता दीजिए संजय जी, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए, एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए जो ममता सरकार ने लगाई हो, जिसको कहते हैं ना डिक्लाइन मोड पे चला गया है। आप बता दीजिए ना मुझे एक इंडस्ट्री का नाम बताइए संजय जी जो लगाई हो। आप कटमनी, देखिए कटमनी सिंडिकेट भ्रष्टाचार है, भाई भतीजेबाद अभिषेक, एक पुल बनता है उसमें भी आप लोगों का कटमनी होता है। घर से अगर कोई उठ के, अगर काम वाली बाड़ी के बच्चे अगर उठ के आपके टीएमसी के किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं ना, तो आप उनके घर की बहू बेटियों को क्या करते हैं वो भी मुझे पता है। तो बहुत छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक का बहुत बुरा हाल है संजय जी। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। बंगाल की जनता ने भी बहुत पेशेंस रखा आप लोगों को झेलने के लिए, आपको झेलने के लिए बहुत बंगाल की जनता ने भी पेशेंस रखा। इस बार सारे एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, एक दूसरे को संजय जी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। सर उंगली उठाइए, मैं आ जाऊंगा। उनकी बातों का जवाब आप देना चाहते हैं, उंगली उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। सर एक दूसरे के ऊपर आप लोग बोलेंगे तो किसी को